जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपना YouTube चैनल आशीष ऑनलाइन क्लासेस में। ये बायोलॉजी का अगला पार्ट है, जिसमें पिछले पार्ट में हम लोग पढ़ लिए थे कि कोशिका क्या होता है, कोशिका को मिला के क्या बनता है, अंगतंत्र कैसे बनता है, अंगतंत्र को मिला के पूरा का पूरा जीव का निर्माण होता है। उसके बाद परजीवी के प्रकार पढ़ लिए थे, प्राणी संपोषण, परजीवी परपोषण, ये सब पढ़ लिए थे। आज हम लोग का जो टॉपिक है वो है प्रकाश संश्लेषण। सबसे पहली बात हम एक बात बताना आप लोग को चाहे, थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम के कारण नया लाइट लगा है अभी, थोड़ा सा एक जगह आपको कहीं ना कहीं ब्लिंक कर रहा होगा, थोड़ा सा चमक रहा होगा। तो लास्ट में एक फ़ोटो हम उठा करके डाल देंगे ताकि आप लोग चाहिएगा तो 2 मिनट के अंदर इनको पूरा का पूरा लिख सकते हैं। अभी आप सिर्फ समझने पे ध्यान दीजिए, ताकि यदि हम आपको लिखना होगा तो लास्ट में हम एक फ़ोटो या वीडियो थोड़ा सा 1 सेकंड का दे देंगे, आप रोक करके अच्छी तरह लिख लीजिएगा। अभी लिखिएगा कोई भी नहीं, सिर्फ आप पहले समझ लीजिए। चले आगे की ओर हम चलिए। देखिएगा क्या कहता है, प्रकाश संश्लेषण कहते किसको है, हम बताए थे आपको सॉरी। प्रकाश संश्लेषण का मतलब होता है, जैसे हम लोग को खाना बनाने के लिए घर में एवं प्रकार से अनेक पदार्थों की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार पेड़ पौधा को भोजन बनाने के लिए अनेक अलग अलग पदार्थों की आवश्यकता होती है। जैसे हम बोले आपको कि दाल बनाना है या फिर चावल बनाना है, क्या सब चाहिए, तो चावल बनाने के लिए हमको सबसे पहले कच्चा चावल चाहिए, जलावन चाहिए, बर्तन चाहिए, पानी चाहिए, इन सब चीज़ों का जरूरत पड़ता है चावल को बनाने में। उसी प्रकार पेड़ पौधा जब अपना भोजन बनाता है तो भोजन बनाने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ 4 चीज़ एकदम ज़रूरी है। पहला है सूर्य का प्रकाश, दूसरा है हरित लवक जिसको कि हम लोग क्लोरोफिल भी कह सकते हैं, तीसरा होता है CO2 और चौथा होता है जल। ये 4 इतने महत्वपूर्ण चीज़ है, और भी है खनिज लवण भी है, लेकिन 4 ये इतने महत्वपूर्ण चीज़ है, एक भी अगर कमी हुआ तो वो भोजन नहीं बना पाएंगे अपना। क्लियर है? तो ये सब चीज़ करके जो अपना भोजन को तैयार करते हैं और जिस क्रिया द्वारा ये भोजन अपना बनाते हैं उसी को हम लोग कहेंगे प्रकाश संश्लेषण। उम्मीद करते हैं क्लियर समझ गए होंगे। पढ़े इसका परिभाषा, देखिए क्या कहता है परिभाषा में कि जिस प्रक्रिया द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं उस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। मतलब जिस क्रिया द्वारा या जिस प्रक्रिया द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार कर लेंगे उसी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रकाश संश्लेषण बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको, प्रकाश संश्लेषण। क्लियर है? चलिए, इस प्रक्रिया में पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल, CO2 और H2O की मदद से अपना भोजन तैयार करते हैं। हम बताएं आपको कि सबसे पहले सूर्य का प्रकाश, उसके बाद क्लोरोफिल, उसके बाद CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि हम लोग क्या करते हैं, लेते हैं या छोड़ते हैं। आप लोग कमेंट करके बताइए कि हम लोग CO2 लेते हैं या O2 लेते हैं, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं या ऑक्सीजन लेते हैं, कौन सी गैस लेते हैं। तो सबसे पहली बात हम बता देते हैं, यदि आप लोग को पता होगा तो कमेंट कीजिएगा। हम फिलहाल बता देते हैं कि हम लोग O2 लेते हैं, यानी कि ऑक्सीजन लेते हैं, और CO2 क्या करते हैं, त्यागते हैं, छोड़ते हैं। तो हम लोग जो चीज़ छोड़े वो ले रहे हैं कौन, पेड़ पौधे। एक चीज़ और इनके बारे में, पेड़ पौधे दिन में CO2 तो लेते हैं लेकिन O2 क्या करते हैं, छोड़ते हैं। हम लोग के लिए लाभदायक होता है O2 लेना और CO2 को छोड़ना, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि रात के समय में पेड़ पौधा के पास हम लोग को नहीं सोना चाहिए। ऐसा सुने होंगे, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए क्यों नहीं सोना चाहिए। इनका मेन रीज़न क्या है कि रात के समय में जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी, एक क्वेश्चन और बता दें आपको हम, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया दिन में होगी या रात में होगी या दोनों टाइम होगी, दोनों समय में होगी। आप लोग को यदि पता होगा तो कमेंट कीजिएगा, हम बढ़ते हैं आगे की ओर। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए हम 4 पदार्थ बताए, 4 चीज़ का नाम बताए, जिसमें पहला आता है सूर्य का प्रकाश। तो आप लोग को पता होगा कि रात में सूर्य का प्रकाश उनको नहीं मिलेगा, जिसके कारण वो रात में प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाता है। तो एक ऑब्जेक्टिव ये बन गया कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया केवल दिन में ही होती है, रात में नहीं होती है। ठीक, उसके बाद जब वो रात में प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पा रहे होते हैं पेड़ पौधे, तो वो क्या करते हैं, CO2 लेना बंद और O2 लेना शुरू कर देते हैं वहाँ पर। तब इसका मतलब हम लोग जो गैस लेते हैं वही गैस से वो भी ले लेते हैं, जिसके कारण हो सकता है उसके बगल अगल सोने से वहाँ पर वातावरण में जो है क्या कहते हैं, ऑक्सीजन की कमी हो जाए, जिसके कारण दम घुटने से आदमी की मृत्यु भी हो सकती है। लेकिन हम लोग के यहाँ उतना ऑक्सीजन का कोई किल्लत है नहीं, तो हम लोग को उतना पता नहीं चल पाता है। समझ रहे होंगे बात को? तो कहने का मतलब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है, दिन में या रात में?
तो केवल बोलेंगे केवल और केवल दिन में होती है, रात में नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि सूर्य का प्रकाश रात में नहीं हो पाता है। और रात में पेड़ पौधा ऑक्सीजन क्यों लेता है, समझ गए? चलिए, अब ये चारों चीज मिलाकर के अपना भोजन तैयार कर लेंगे। जिस प्रक्रिया द्वारा तैयार करेंगे उसी को कहेंगे प्रकाश संश्लेषण। क्लियर, समझ में आ गया होगा? बढ़े आगे क्यों? चलिए, अब अगला है कि हरे पेड़ पौधे में प्रकाश संश्लेषण क्रिया करने की क्षमता होती है। अब कहिएगा कि सर क्या मानव या पशु पक्षी या हम लोग ये सब क्या प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं? तो बताइए आपका जवाब क्या आएगा, हाँ या नहीं? तो बोलेंगे एकदम नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि हम लोग का कहीं रंग देखें, हम लोग का रंग हरा होता है, किसी भी पक्षी का। अब कहेगा जी तोता का रंग तो हरा होता है। अरे उनका रंग हरा होता है, उनके पंख का रंग हरा है, न कि उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल जिसमें होगा वही अपना प्रकाश संश्लेषण करेगा। तो क्लोरोफिल पेड़ पौधा में होता है, हरे पेड़ पौधे में होते हैं, जिसके कारण वो प्रकाश संश्लेषण कर पाते हैं। और इसीलिए इनको प्रकाश संश्लेषण करने के कारण जो है इसमें ये घटना होती रहती है। चार चीज जरूरी होता है किसमें? हरे पेड़ पौधे में। तो इसीलिए पूछा जाएगा कोई भी जीव क्या प्रकाश संश्लेषण कर सकता है? तो बोलेंगे एकदम नहीं कर सकता है। कौन करेगा? तो हरे पेड़ पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करने की क्षमता होती है, उसके अलावा कोई भी जीव प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकता है। क्लियर है? चलिए, अब एक क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए 4 आवश्यक कच्चे पदार्थ के नाम लिखे। हो सकता है आपको 2 नंबर में पूछ दिया जाए, पूछा भी है कई बार, या ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे 4। पहला क्या बोले? सूर्य का प्रकाश। दूसरा पर्णहरित या इसी कहते हैं क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट भी कर सकते हैं। तीसरा है CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। चौथा है H2O, H2O जल का सूत्र है, एवं खनिज लवण ये यहाँ पर दे दिए है। क्लियर होगा यहाँ तक? चलिए, प्रकाश संश्लेषण एक प्रकाशीय रासायनिक अभिक्रिया। अब इसको प्रकाशीय रासायनिक अभिक्रिया क्यों कहते हैं? क्योंकि प्रकाश संश्लेषण जो होता है ना, वो प्रकाश की उपस्थिति में ही होता है, न कि अनुपस्थिति में होता है। इसीलिए इसको एक प्रकाशीय घटना मतलब रासायनिक अभिक्रिया भी कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण में विकिरण ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। अब जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो हम बताए थे सूर्य के किरण से जो बहुत सारे किरण वहां से निकलती है सूर्य से, जिसमें एक विकिरण ऊर्जा होती है, और इस विकिरण ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल करके पेड़ पौधा अपने भोजन बनाने के लिए उसका उपयोग करते हैं। समझ गए होंगे? चलिए अगला पॉइंट देखिए, प्रकाश संश्लेषण के दौरान बना भोजन स्टार्च या मंड के रूप में संचित रहता है। अब यहाँ से पूछा जाए प्रकाश संश्लेषण में पौधा जो अपना भोजन बनाते हैं वो किस रूप में रखते हैं? तो बोलेंगे या तो स्टार्च के रूप में या उसी को कहते हैं मंड के रूप में। उम्मीद करते हैं क्लियर समझ में आ गया होगा। एक बार हम साइड हो जाते हैं, आप लोग यदि लिखना चाहें तो लिख सकते हैं यहाँ पर। तो अब इसमें हम लोग प्रकाश संश्लेषण जो उसमें पढ़े उसके बारे में जितना पॉइंट होगा उन सबको एकदम बारीकी से जानते हैं। और ये पॉइंट आप एकदम MVVA मान के चलिए, मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि ये आपको ऑब्जेक्टिव में बहुत ज़्यादा चांस है पूछे जाने का, और पूछता भी है कई बार। आप देख लीजिएगा पिछला क्वेश्चन उल्टा करके, ये चैप्टर खत्म होने दीजिए, आपको हम दिखा देंगे कितना क्वेश्चन आपको पूछा गया इस चैप्टर से। ठीक, तो आप एक एक पॉइंट को समझिए, बहुत आसान है। और हो सकता है कहीं एक जगह आपको थोड़ा सा लाइट के कारण दिक्कत हो रहा होगा, तो लास्ट में जब आप अभी समझ लेते हैं अच्छी तरह से, तो लास्ट में एक हम फोटो दे देंगे जिसमें कि आप एकदम अच्छी तरह इसको उतार सकते हैं। ठीक है, तो अभी फिलहाल समझिए तब जाके लिखिएगा। चलिए पहला पॉइंट देखिए क्या कहता है, प्रकाश संश्लेषण में उपोत्पाद के रूप में ऑक्सीजन बनता है या निकलता है। इसका मतलब ये होता है, हम बताए थे जब प्रकाश संश्लेषण होगा तो इसमें CO2 लिया जाता है पेड़ पौधा के द्वारा और O2 को छोड़ा जाता है। जो बाहर निकलता है उसी को कहते हैं उपोत्पाद, और ये निकलता है O2 यानी कि ऑक्सीजन। तो पूछेगा प्रकाश संश्लेषण में उपोत्पाद के रूप में क्या निकलता है पेड़ पौधा से, तो बोलेंगे ऑक्सीजन। समझ गए होंगे? चलिए दूसरा है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया केवल दिन में ही होती है, रात में नहीं। हम मतलब इससे पहले एकदम बढ़िया तरीका समझा दिए थे क्यों रात में ही नहीं होती है, दिन में ही प्रकाश संश्लेषण क्यों होती है। फिर भी थोड़ा समझ लीजिए, हम बताए थे कि उसके लिए 4 चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, CO2 और पानी यानी कि H2O जल। तो ये 4 चीज में से एक भी अगर घटा तो प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा। तो रात में पेड़ पौधा इसलिए प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनको रात में सूर्य का प्रकाश नहीं मिल पाता, जिसके कारण वो प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाएंगे। इसीलिए याद रखिएगा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया केवल कब होती है? दिन में, रात में नहीं होती है। समझ गए होंगे?
चलिए, इस क्रिया के द्वारा ही वायुमंडल में ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है। अब कहिएगा कि सर प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो हम लोग को क्या असर पड़ेगा, कोई असर नहीं होने वाला, तो गलत। अब सुनिए क्या होगा। हम जो O2 लेते हैं और CO2 क्या करते हैं, छोड़ते हैं। पेड़ पौधा यदि O2 नहीं छोड़ेगा तो हम लोग क्या लेंगे, जिंदा रह सकते हैं बिना O2 का, ऑक्सीजन का नहीं रह सकते हैं। तो पेड़ पौधा का होना एकदम आवश्यक है। वो O2 नहीं छोड़ेगा तो हम लोग नहीं ले पाएंगे। दूसरा, हम लोग जो CO2 छोड़ते हैं ये वातावरण में, वायुमंडल में इतना ज़्यादा भर जाएगा, इतना ज़्यादा भर जाएगा कि हम लोग का दम घुटने से एक दिन ऐसा आएगा जब क्या हो जाएगी, मृत्यु हो सकती है। इसीलिए CO2 को वो अपने अंदर ले लेता है, O2 को छोड़ते रहता है। इसीलिए कहा है कि इस क्रिया के द्वारा ही वायुमंडल में ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है, मतलब प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। समझ गए बात को। इस सारा पॉइंट प्रकाश संश्लेषण के ही बारे में लिखा हुआ है, इसीलिए जहां पर यह वह इस ये सब लिखा है समझ जाइए प्रकाश संश्लेषण वहां पर है। अगला पॉइंट देखिए, यह क्रिया शुरू से अंत तक क्लोरोप्लास्ट में ही होती है। यह क्रिया जो होती है वो कहां पर होती है, शुरू से लेकर लास्ट तक क्लोरोप्लास्ट में, यानी कि क्लोरोफिल जहां रहता है। क्लोरोफिल कहां रहता है, पत्ती में रहता है। चलिए, उसके बाद पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग, पत्ती जो होता है उसको प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं, एवं हरित लवकों को प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं। तो पत्ती में होता है तो वो अंग हो गया, इसके द्वारा होता है इसको अंगक कहते हैं। समझ गए होंगे। चलिए, पॉइंट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान ऑक्सीजन मुक्त होता है। अब ये तो पहले भी बता दिए थे, प्रकाश संश्लेषण जब होगा तो ऑक्सीजन बाहर निकलता है, मुक्त होता है। दूसरा, पत्तियों की बाहरी त्वचा में रंध्र या स्टोमाटा मौजूद होते हैं। अब आप देखे होंगे कि पत्ती में बहुत महीन छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिसको आप माइक्रोस्कोप से जब देखिएगा तो बड़ा सा दिखेगा, और उसी छिद्र को हम लोग कहते हैं रंध्र या स्टोमाटा। आपसे पूछा जा सकता है, बताइए पत्तियों में जो वो छोटा छोटा छिद्र होता है उस छिद्र का क्या नाम है, तो बोलेंगे रंध्र या स्टोमाटा। या फिर O2 जो बाहर आता है वो किसके द्वारा आता है, तो रंध्र या स्टोमाटा के द्वारा बाहर आता है। रंध्र या स्टोमाटा मौजूद होते हैं। इन्हीं रंध्रों के द्वारा CO2 को ग्रहण करती है एवं O2 को छोड़ती है। अब बोले थे पत्ती में जो छोटे छोटे छिद्र होता है उन्हीं के द्वारा क्या करते हैं, पेड़ पौधा ऑक्सीजन को छोड़ते हैं और CO2 को अंदर लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में पौधों का रंग उतना महत्व नहीं रखता, केवल उनकी पत्तियों में क्लोरोफिल होना आवश्यक है। अब पेड़ पौधा हरा है, पीला है, उजला है, कोई मैटर नहीं रखता है, मैटर रखता है पत्तियों का रंग। पत्तियों का रंग यदि हरा है, क्लोरोफिल है, और क्लोरोफिल होगा तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया वो करेगा। तो यहाँ पर यही बात लिखा हुआ था, क्लोरोफिल होना चाहिए। क्लोरोफिल अणुओं को प्रकाश संश्लेषी इकाई कहते हैं। क्लोरोफिल के जो अणु हैं उनको प्रकाश संश्लेषी इकाई कहा जाता है। उसके बाद यह क्रिया 2 चरणों में होती है। अब जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है ये होती है 2 चरण में। एक पहला चरण जो होता है वो कहलाता है प्रकाशीय अभिक्रिया, और दूसरा चरण जो है वो कहलाता है अप्रकाशीय अभिक्रिया। उम्मीद करते हैं क्लियर समझ आ गया होगा, यही यहाँ पर बोला जा रहा है। अब यहीं पर हमारा टॉपिक प्रकाश संश्लेषण एकदम बढ़िया तरीका से हम खत्म कर चुके हैं। उम्मीद यही करते हैं कि यहाँ से आपको बेहतर से बेहतर सवाल आएंगे, और यदि आप इन वीडियो को अच्छी तरह देख लेते हैं तो आपको चांसेस है बढ़िया तरीका से आप सवाल को बना सकते हैं। क्लियर होगा। अब हमारा अगला टॉपिक है अमीबा। थोड़ा सा आप लोग बुक से भी पढ़ लीजिएगा, और हम अच्छी तरह अमीबा के बारे में अगला वीडियो में पढ़ा देंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।